नमस्कार दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुल 29 महानगर पालिकाओं के चुनावों के डेट का ऐलान हो चुका है। 15 जनवरी को जहां इन सभी 29 महानगर पालिकाओं के लिए मतदान होगा, तो वहीं 16 तारीख को इसके नतीजे आएंगे। और हर बार की तरह चुनावों से पहले अब कई चीज़ों की शुरुआत एक बार फिर से हो चुकी है। अगर आप विपक्ष के नेताओं से बात करें आम तौर पर, तो वो कहते हैं कि जैसे ही चुनाव आ जाता है, भारतीय जनता पार्टी अपने धन शक्ति का इस्तेमाल करती है, अपने मीडिया का इस्तेमाल करती है। चुनाव आयोग तो उनके साथ में है ही, इसके साथ ही साथ अपने प्रोपोगेंडा को भारतीय जनता पार्टी बेहतरीन तरीके से लोगों के बीच ले जाती है। और ऐसा ही कुछ मुंबई में भी होता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले 25 सालों से जहां शिवसेना बीएमसी के सत्ता में मौजूद थी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जब इनके करप्शन की बात करती है, तो वो आपको ये नहीं बताती है कि पिछले 5 सालों को अगर आप छोड़ दें, जब 2017 में शिवसेना जीत कर आई थी, उससे पहले के 20 साल शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक साथ ही बीएमसी में सत्ता में मौजूद थे। लेकिन इसके बावजूद करप्शन के आरोप, घोटालों के आरोप केवल ठाकरे परिवार और शिवसेना पर लगाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ जिन लोगों पर बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, वो सभी लोग अब शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में ही शामिल हैं। मसलन के तौर पर स्टैंडिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे यशवंत यादव, जिनके घर पर भी छापे पड़े थे, वो अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हैं, जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद करप्शन के आरोप ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना यूबीटी पर लगाई जाती है। बहरहाल विपक्ष से अगर जब मैंने बात की शुरुआत की, विपक्ष का बार बार यही कहना है कि अरे चुनाव आते हैं, एक तरफा कवरेज होता है, चुनाव आयोग उनके साथ में होता है, उनके पास पैसा होता है, हम कैसे चुनाव लड़ें। चुनाव आता है, हमारे लोग जो है दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते हैं, हम कैसे चुनाव लड़ें। उद्धव ठाकरे खुद इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। उनके मंत्री चले गए, उनके प्रमुख नेता चले गए। अब बीएमसी में उनके जितने भी कॉरपोरेटर्स जो पार्षद थे, उसमें भी अधिकांश कॉरपोरेटर्स अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना में चले गए हैं। ऐसे में विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि हम करें तो करें क्या। लेकिन इस सब के बीच में अब कहीं ना कहीं एक टॉकिंग पॉइंट आदित्य ठाकरे ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया। जिस तरह से हमने राहुल गांधी को देखा था कि वो वोट चोरी को लेकर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर रहे थे, आदित्य ठाकरे को भी हम देख चुके हैं वोट चोरी पर उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया था। तो एक नई राजनीति के तहत पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए बताया गया कि किन मुद्दों को लेकर वो इस चुनाव को लड़ रहे हैं। जब उनके कार्यकर्ता या उनके जो स्थानीय विधायक नेता जो भी हैं, जब लोगों के बीच में जाएंगे और लोग उनसे पूछेंगे कि पिछले 25 साल में शिवसेना ने क्या किया है जिसकी वजह से उन्हें फिर से चुनकर देना चाहिए, तो उन्हें क्या बोलना चाहिए, इस पर कहीं ना कहीं उन्होंने बातचीत की है। कहीं ना कहीं कहने की बात यह है कि एक तरीके से ये जो मीटिंग था, ये तो सिर्फ शिवसेना के जो कार्यकर्ता या उनके पदाधिकारी हैं शिवसेना यूबीटी के, उनके लिए था। लेकिन उसका कवरेज जिस तरह से हुआ, आदित्य ठाकरे ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुंबईकरों को भी बता दिया कि क्यों शिवसेना को चुनना चाहिए। और आज के इस वीडियो में हम इन तमाम पॉइंट्स में से 7 ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जिसे प्रोपोगेंडा के चलते आपसे छुपाया जाता है। लेकिन आदित्य ठाकरे ने मुंबईकरों के साथ साथ उनके खुद के पदाधिकारियों को याद दिलाया कि ये काम उनकी पार्टी ने की है और इन कामों के ज़रिए शिवसेना यूबीटी की कोशिश होगी, ठाकरे परिवार की कोशिश होगी एक बार फिर से सत्ता में लौटने की। और ये उनके भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। एक ऐसी पार्टी जिसे 2022 में तोड़ दिया गया और अधिकांश उनके जो लोग थे वो अब एकनाथ शिंदे के गुट में चले गए हैं। कौन से वो 7 पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है महत्वपूर्ण हैं और क्या इससे वाकई शिवसेना यूबीटी को फ़ायदा होगा, आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। दोस्तों, मंगलवार को मुंबई के वर्ली में आदित्य ठाकरे ने एक तरीके से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया और बताया कि क्यों शिवसेना 25 साल से बीएमसी के सत्ता में मौजूद है और पिछले 3 साल में जब यहाँ पर चुनाव 2022 में होना था तब से चुनाव नहीं हुए हैं, तो इसका कितना असर इस शहर पर, यहाँ के लोगों पर पड़ा है। आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि जो ठाकरेज हैं, एक तरीके से शिवसेना की शुरुआत मुंबई से होती है। पहले बाला साहेब ठाकरे, फिर उद्धव ठाकरे जो हैं, उन्होंने बीएमसी पर कब्जा किया था, बीएमसी को अपने
सत्ते में रखा था, सत्ता उनकी मौजूद थी। और बीएमसी पर आपकी ताकत होने का मतलब है इस देश की फाइनेंशियल कैपिटल पर आपका ताकत होना, और इसका चुनावों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। चुनाव क्या, जो पार्टीज़ है उनके भविष्य पर, उस पार्टी के एग्जिस्टेंस पर भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और इसलिए ये जो चुनाव है ना बीएमसी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए आदित्य ठाकरे सहित सभी लोग इस पर फोकस करते हुए आपको नजर आएंगे। बहरहाल कौन से वो 7 पॉइंट्स थे जिसके जरिए ठाकरे परिवार की कोशिश होगी एक बार फिर से इस चुनाव को जीतने की, आइए समझते हैं। आदित्य ठाकरे ने जो सबसे पहली बात लोगों को याद दिलाई, जो शायद लोग भूल भी चुके थे, और शायद ये उनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था और बोनस पॉइंट था, जिसकी वजह से शायद उद्धव ठाकरे की पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा बढ़ी है, वो है कोरोना का काल, और जिस तरह से कोरोना के काल को मुंबई में हैंडल किया गया। आदित्य ठाकरे जिस वर्ली डोम में बात कर रहे थे, उसी वर्ली डोम को एक जंबो कोविड सेंटर बनाया गया था, जहां पर कोरोना से क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे थे और लोगों को कहां रखा जाए ये सवाल उठ रहा था, तो उन्हें वहां पर रखा गया। अपने इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में उन्होंने ये भी बताया कि कैसे धारावी मॉडल हो या फिर मुंबई मॉडल हो, उसे लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसकी तारीफ की थी। और आदित्य ठाकरे ने बताया कि उस समय के उनकी सरकार और बीएमसी की वजह से कई लोगों की जान बच गई, और ये बात लोग शायद भूल चुके हैं, क्योंकि अब वापस से सड़कों पर हम देखते हैं लोग थूकने लगे हैं, किसी भी तरह का डिसिप्लिन मौजूद नहीं है। एक समय मास्क लगाकर बार बार हाथ धोने वाले लोग इसे भूल चुके हैं। लेकिन जिस संकट के समय में जिन लोगों की जान बचाई, और जो एक तरीके से प्लानिंग की वजह से उसके वजह से जान बची, वो कोविड हैंडलिंग था, धारावी मॉडल था और जंबो कोविड सेंटर था, जिसके बारे में आदित्य ठाकरे ने जिक्र किया। दोस्तों, ये वही समय था जब लोगों को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था, और उस समय जनता से आखिर बात कैसे करें, क्योंकि जब मीडिया को बुलाया जा रहा था तब विपक्ष की ओर से आरोप लगाया जाता था कि आप लोगों को तो कहते हैं कि घर पर बैठिए, लेकिन मीडिया को एक साथ आप लाते हैं। तब उस समय उद्धव ठाकरे शायद इस देश के पहले नेता थे जिन्होंने फेसबुक लाइव की शुरुआत की। हर बार वो फेसबुक लाइव पर आते थे, लोगों को जानकारियाँ देते थे, बताते थे कितने दिन लॉकडाउन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, और बाद में इसी को एक प्रोपोगंडा बनाया गया। हालांकि इसकी ये जो फेसबुक लाइव की शुरुआत उद्धव ठाकरे ने की थी, वही फेसबुक लाइव आगे जाकर तमाम अलग अलग राज्य के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी इसका इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के नाम संदेश सोशल मीडिया से देने की शुरुआत बाद में की थी, लेकिन बाद में इसे एक तरीके से बताया गया कि उद्धव ठाकरे घर से नहीं निकलते हैं, केवल फेसबुक के जरिए लोगों से बात करते थे, और एक प्रोपोगंडा किया गया। बहरहाल इस सब के बीच में ये मुझे लगता है कि जो पहला पॉइंट था वो आदित्य ठाकरे सबसे पहले इसलिए भी रेज कर रहे हैं क्योंकि मुंबई में इसका बहुत ज़्यादा असर देखने मिला था। एक ऐसी जगह जहां पर आपने खुद का ऑक्सीजन प्लांट सेटअप किया था, बड़े बड़े जंबो कोविड सेंटर बनाए थे, लोगों को वैक्सीन्स दी थी। जब हमने देखा था कि देश के दूसरे जगहों पर, खास तौर पर जिस उत्तर प्रदेश से खुद देश के प्रधानमंत्री आते हैं, वहाँ पर गंगाओं के घाट पर लोगों की लाशें मिल रही थी और उन आंकड़ों को छुपाया जा रहा था देश के अलग अलग जगहों पर। तो ये एक मुद्दा था, पहला मुद्दा, जिसे लेकर आदित्य ठाकरे ने लोगों को बार बार याद दिलाने की कोशिश की कि बीएमसी में उनके परिवार ने और शिवसेना ने क्या किया है। दूसरी अगर बात करें, और मैं आप देख रहे हैं कि मैं हंसने की भी शुरुआत कर रहा हूँ, वो एक बार फिर से प्रोपोगंडा पे फंस जाता है। अगर आप देखें या लोगों को आप पूछे, ये जो कोस्टल रोड बनाया गया है, अटल सेतु बनाया गया है, वर्ली शिवड़ी कनेक्टर बनाया जा रहा है, ये किसने किया है? तो हर कोई कहेगा नहीं मोदी जी ने किया है, ये तो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ है। तो इस पर भी आदित्य ठाकरे ने खुलासा किया और बताया कि कैसे काम उनके समय शुरू हुआ था, आधे से ज़्यादा काम उनके समय हो चुका था, बस जब फीता काटने का समय आता है तब प्रधानमंत्री पहुंच गए थे, क्योंकि उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया था और उनकी पार्टी को सत्ता से निकाल दिया गया था। अपने इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में उन्होंने कोस्टल रोड, अटल सेतु, वर्ली शिवड़ी के बारे में तो बात किया ही, इसके साथ साथ तस्वीरें भी दिखाई, खास तौर पर कोस्टल रोड की तस्वीरें, जहां पर बताया गया कि कैसे इसकी प्लानिंग की गई थी, कैसे जब इसको लेकर भूमि पूजन किया गया तब भी वही मौजूद थे। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा लगाया गया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो बीएमसी के ही जेब से गया था, उसके लिए किसी से लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ये बात करते हुए आदित्य ठाकरे ने ये भी बताया कि 1997 में शिवसेना के सत्ता में आने से पहले बीएमसी जो है 650 करोड़ के घाटे में चल रही थी, 650 करोड़ के घाटे में। लेकिन जब 1997 में शिवसेना सत्ता में आई और 2022 तक जब तक उनकी सत्ता थी, तब बीएमसी के खुद के 92,000 करोड़ 92,000 करोड़ रुपए के एफडी फिक्स डिपॉजिट मौजूद थे। अब आप कहेंगे कि कोई भी एक कॉरपोरेशन क्यों इतना पैसा रखना चाहता है?
तो जैसे कि मैंने कहा, ये जो कोस्टल रोड बनाए गए थे वो बीएमसी ने खुद के जेब के पैसे से लेकर बनाए, और इसलिए आप पाएंगे कि कोस्टल रोड पर कहीं पर भी ना टोल लगाया गया है, ना आपसे पैसे वसूले जाते हैं, क्योंकि बीएमसी की तिजोरी से इसे बनाया गया था जब ये लोग सत्ता में थे। इसी का पैसा का इस्तेमाल करके कोविड के समय आपको वैक्सीनेशन देने की बात हो, या फिर जो बीएमसी के एम्प्लॉयज़ हैं उनके रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन की बात हो, इन तमाम चीज़ों के लिए जो पैसा लगता है वो इसी में से लिया जाता है। और इसलिए इसका भी जिक्र आदित्य ठाकरे ने किया। और ये जो एक प्रोपोगेंडा फैलाया जाता है कि कोस्टल रोड का काम हो, अटल सेतु का काम हो, वर्ली शिवड़ी कनेक्टर का काम हो, ये तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने किया, इस पर भी आदित्य ठाकरे ने खुलासा किया। मुद्दा नंबर 3 भी बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इस नए भारत में इसका कितने महत्वाकांक्षा है या नहीं पता नहीं, वो है एजुकेशन। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिस पर कहीं ना कहीं हमने भी आदित्य ठाकरे का इंटरव्यू किया है, वो लगातार बात करते रहते हैं और इसका भी जिक्र उन्होंने किया। एक ऐसे समय में जब सरकारी स्कूलों को देश भर में उसी बदनामी की जाती है, सरकारी स्कूल में कोई जाता नहीं है, सरकारी स्कूलों की अवस्था ख़राब होती है, आदित्य ठाकरे ने बताया कि कैसे पिछले 5 साल में, खासतौर पर 2017 से 2022 के बीच में, उन्होंने बीएमसी स्कूल्स के काया पलट करने की कोशिश की। बीएमसी स्कूल का पहले तो नाम बदला गया, उसे मुंबई पब्लिक स्कूल किया गया, और उसमें एसएससी यानी स्थानीय जो बोर्ड होता है उसके साथ ही साथ सीबीएसई, आईसीएसई, आईजीसीएसई जैसे भी बोर्ड्स को लाया गया और एक तरीके से काया पलट करने की कुछ शुरुआत की गई। दर्शकों, अगर आप देश दुनिया में, दुनिया भर के कहीं पर भी आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि अधिकांश जो बच्चे होते हैं वो पब्लिक स्कूल्स में ही पढ़ाई करते हैं, यानी सरकारी स्कूल्स में ही। जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, चाहे आप यूएस चले जाएं, आप यूरोप के किसी देश में चले जाएं, लेकिन शायद भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर प्राइवेट एजुकेशन पर सरकारी लोग भी ज़्यादा फोकस करते हैं, और वो चाहते हैं कि प्राइवेट एजुकेशन के ज़रिए पैसे कमाए जाएँ। उनके ही ये बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और इस सब के बीच में एक कोशिश जो मुंबई की ओर से की गई थी वो इन्हीं स्कूल्स के काया पलट करने की कोशिश की गई थी। बच्चों को टैबलेट दिया जा रहा था, बच्चों को लैपटॉप दिया जा रहा था, और भी कई सारी चीज़ें की जा रही थी इन स्कूलों में, जिसका जिक्र आदित्य ठाकरे ने किया। हालांकि 2022 के बाद इन स्कूलों की क्या परिस्थिति है उसके ऊपर एक रिपोर्ट जल्दी आप मेरे इस चैनल पर देखेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे अब जो मौजूदा सरकार है उन्हें स्कूल से ज़्यादा स्कूल की ज़मीन प्यारी है। बहरहाल उस पर बात में करेंगे, लेकिन आदित्य ठाकरे ने बताया कि एक समय ऐसा आ गया था जब लोग अपने प्राइवेट स्कूल से बच्चों को निकालकर सरकारी स्कूल में डाल रहे थे, जो एक तरीके से उनकी जीत थी। इस पर भी उन्होंने बात की। ये था मुद्दा नंबर 3, जो वो चाहते हैं कि लोगों के बीच में लोग ले जाएं। अब मुद्दा नंबर 4 जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अब तक हमने क्या क्या बात की है। हमने कोरोना की बात की, आपके सेहत की बात की, हमने डेवलपमेंट में अटल सेतु, कोस्टल रोड की बात की, हमने एजुकेशन की बात की। जो चौथा मुद्दा है वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, और इसमें एक बार फिर से बताया गया, क्योंकि बीएमसी ने अपने आप को इतना आत्मनिर्भर बना लिया था, इतने पैसे उनके पास आ गए थे, देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है, 2025-26 के लिए उनके पास 74,000 करोड़ का एक बजट मौजूद है। तो यहाँ पर बताया गया आदित्य ठाकरे की ओर से कि बीएमसी इस देश का इकलौता कॉरपोरेशन है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिनके पास खुद के 4 मेडिकल कॉलेज हैं, उनके पास नर्सिंग कॉलेज हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर तो खैर है ही उनके पास, और ये आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आएगा। अभी भी आप पाएंगे अधिकांश जो गरीब लोग हैं उनके पास केवल प्राइमरी केयर के लिए वो नहीं जाते हैं, बीएमसी के खुद के हॉस्पिटल्स हैं जहां पर वर्ल्ड क्लास सुविधा उनको देने की कोशिश की जाती है। इस पर भी आदित्य ठाकरे ने बात की कि कैसे एक शहर को आत्मनिर्भर, अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश थी उनकी, जहां पर एजुकेशन के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया गया, और इस पर उनकी पार्टी ने कैसे पिछले कुछ सालों में काम किया है। अब क्योंकि हमने स्वास्थ्य की बात कर ली, जो 5वां पॉइंट है वो आता है ट्रांसपोर्टेशन का। मुंबई एक ऐसा शहर है दर्शकों जहां पर हर कोई, लगभग हर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करता है, चाहे वो लोकल ट्रेन हो, बसेस हो, अभी मेट्रोज आ गए हैं। और इस सब के बीच में आदित्य ठाकरे ने बताया कि एंड टू एंड कनेक्शन के लिए, एंड टू एंड कनेक्टिविटी के लिए उनकी सरकार ने बीएसटी बसेस को फिर से रिवैम्प किया था। बीएसटी बसेस आपने देखे होंगे, लाल कलर के जो बसेस होते हैं, जो आजकल बहुत खाली चल रही हैं, लेकिन 2017 के बाद ये तब पॉपुलर हुए थे जब इसके रेट्स को स्लैश किया गया था। इसके रेट्स 4-5 रखे गए थे। 5 किलोमीटर तक 5 रुपये, 10 किलोमीटर तक 10 रुपये, 15 किलोमीटर तक 15 रुपये, और उससे ज़्यादा आपको आगे जाना है तो 20 रुपये में आप शहर में कहीं पर भी पॉइंट ए से पॉइंट बी जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ छोटे छोटे बसेस लाए गए थे, एसी बसेस की शुरुआत की गई थी, और ये कहा गया था
कि 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस लाए जाएंगे ताकि लोगों को ओला उबर जैसे महंगे जो सेवाएं होती हैं, ट्रांसपोर्ट होता है, उस पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी शुरुआत ज़रूर की गई थी और उसमें कहीं ना कहीं फ़ायदा भी होने लगा था, लोग बसेस में जाने लगे थे, लेकिन इस सब के बीच में अब आप पाएंगे, और उस पर हमने हमारे चैनल पर ही रिपोर्ट किया है कि कैसे बसेस की जो संख्या है वो दिन ब दिन कम करती जा रही है और अब प्राइवेट बसेस को एक बार फिर से मुंबई में तवज्जो दिया जा रहा है। इस पर भी बात आदित्य ठाकरे ने की और बताया कि कैसे उनके समय इस पर फोकस किया गया था। अब तो आप देख रहे हैं मैंने क्या क्या बात की, सेहत की बात की, स्वास्थ्य की बात की, एजुकेशन की बात की और इन तमाम तरीकों के ज़रिए या ट्रांसपोर्टेशन की बात की, इससे जो आम आदमी है उससे कैसा फ़ायदा होता है, इस पर आदित्य ठाकरे ने फोकस किया। आखिरी दो मुद्दों की बात है दर्शकों, जो छठा मुद्दा है और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर आप किसी दूसरे देश में जाते हैं, किसी दूसरे देश के किसी शहर में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि वहाँ पर ऐसे कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पर घूमना चाहिए, जहाँ पर जाना चाहिए, जिससे आपको उस शहर का जो कल्चर है, उस देश का जो कल्चर है वो समझ में आएगा। इस पर क्या काम बीएमसी की ओर से किया गया है, टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए क्या काम किया गया है, इस पर भी आदित्य ठाकरे ने बात की और बताया कि कैसे व्यूइंग डेक कई जगहों पर बनाए हैं। आपने मुझे कई बार वीडियोस में देखा होगा कि मैं एक जगह पर खड़ा रहता हूँ, मेरे पीछे आपको कभी बीएमसी नज़र आता है, कभी सीएसटी स्टेशन नज़र आता है, वो एक व्यूइंग डेक है ठीक बीएमसी के सामने। वो एक उदाहरण है जो आदित्य ठाकरे ने दिया, जो व्यूइंग डेक इनकी ओर से बनाया गया। मलाबार हिल फॉरेस्ट ट्रेल की शुरुआत की गई एक ऐसे समय में जब सभी चीज़ें बिल्डर को दी जा रही है। इनकी ओर से मलाबार हिल में एक फॉरेस्ट ट्रेल शुरू किया गया है जहाँ पर लोग एक बार फिर से नेचर के बीच में, शहर के बीच में रहते हुए जा सकते हैं। और तो और उन्होंने मुंबई ज़ू के बारे में बात की। मुंबई ज़ू, वहाँ पर एक जानवर पेंगुइन, उसे लाया गया। जब पेंगुइन को लाया गया तब आदित्य ठाकरे पर लोग हंसने लगे थे। आदित्य ठाकरे की तुलना पेंगुइन से की जाने लगी, उनको लोग पेंगुइन बुलाने लगे। लेकिन आदित्य ठाकरे ने बताया कि इस पेंगुइन को लाने के बाद से और बाद में टाइगर्स को लाए जाने के बाद से मुंबई पब्लिक ज़ू जो है, मुंबई ज़ू जो है, उसकी काया पलट हो गई। लोग आने लगे और एक उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे मई महीने में 2023 में एक महीने के भीतर करोड़ों की कमाई मुंबई ज़ू को हुई थी और लाखों में 5 लाख से ज़्यादा लोग उस समय आए थे। तो उन्होंने ये भी कहा कि लोग मुझ पर हंसते हैं कि मैंने पेंगुइन लाया, और मैं उन्हें ये चैलेंज देता हूँ कि चलिए मैंने पेंगुइन लाया, आपने चीता लाया, किसकी क्या परिस्थिति है वो बताइए। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि पेंगुइन की जो तादाद है वो बढ़ती चली गई, उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती चली गई। बहरहाल मोदी जी की ओर से लाए गए चीता की क्या परिस्थिति है, कितने चीता मर चुके हैं, इसके बारे में शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मीडिया तो आपको नहीं बताएगा, लेकिन अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। और जो सातवां और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे मैंने अंत में रखा है, वो है मुंबई के मराठी मानुस और मुंबई में रहने वाले स्थानीय रहिवासों का मुद्दा। देखिए अभी क्या हो रहा है, एक आरोप बार बार लगाया जाता है कि शिवसेना की ओर से जो यहाँ का मराठी मानुस थे वो कहीं और चले गए हैं, इन्होंने मराठी मानुस को मुंबई से बाहर निकाल दिया, मुंबई को बर्बाद कर दिया। तो आदित्य ठाकरे ने एक उदाहरण दिया बीडीडी चौल के रीडेवलपमेंट का। वर्ली, शिवड़ी, साथ ही साथ दादर के ईस्ट इलाके में कई जगहों पर बीडीडी चौल है जिसे तोड़ा गया और उसे रीडेवलप किया गया। अब इसमें हुआ ये कि जो लोग वहाँ पर रह रहे थे 130-140 स्क्वायर फीट के घर में, उनके घरों को तोड़ा गया, वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई और 500 स्क्वायर फीट के आसपास के घर उन लोगों को दिया गया। इसमें बड़ी बात यह है कि जो लोग जहाँ पर रह रहे थे उन्हें वहीं पर घर दिया गया। और इसका इस्तेमाल कर आदित्य ठाकरे ने बताया कि अब जब धारावी अदानी को देने की बात की जा रही है तो धारावी के लोगों को धारावी में रहने के लिए नहीं, बल्कि इस शहर के अलग अलग जगहों की ज़मीन अदानी को दी जा रही है ताकि वहाँ के जो गरीब लोग हैं उन्हें आप कहीं पर भी भेज दें। और धारावी क्योंकि मुंबई के बीचों बीच है, एयरपोर्ट पास में है, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, इसके साथ ही साथ रेलवे स्टेशन वहाँ पर है, तो वहाँ पर अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनेंगे जो करोड़ों की कीमत में बेचा जाएगा और इसका फ़ायदा एक उद्योगपति को होगा। आदित्य ठाकरे ने इसी वर्ली बीडीडी की बात करते हुए बताया कि कैसे वर्ली के आदमी को वर्ली में ही, दादर के आदमी को दादर में ही और शिवड़ी के आदमी को शिवड़ी में ही घर देने की बात की जा रही है। और इसका जिक्र करते हुए उन्होंने पूछा कि असल में जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उसे हटाने का काम कौन कर रहा है, उनके सत्ता में, जब वो सत्ता में थे बीएमसी में, वो तब किया जा रहा है या अब सब कुछ एक प्रधानमंत्री के जो खास दोस्त हैं, जो उद्योगपति हैं, उनके लिए किया जा रहा है। ये वो मुद्दे हैं दर्शकों जिस पर आप किसी भी मीडिया को कभी जिक्र करते हुए नहीं पाएंगे। ये वो मुद्दे हैं जिसकी बात कहीं नहीं होती है, बस ठाकरे का ये आदमी आज चला गया, ठाकरे को ये नुकसान हो गया। और इस सब के बीच में जब आदित्य ठाकरे को ये समझ में आया
कि मीडिया उनके साथ में नहीं है, खासतौर पर गोदी मीडिया। उसके साथ ही साथ में जो चुनाव आयोग है उस पर तो वो लगातार सवाल उठाते ही रहे हैं। धन शक्ति से लेके पैसे जो हैं वो उनके पास मौजूद नहीं है, प्रोपेगेंडा का स्किल उनके पास मौजूद नहीं है। तो उन्होंने अब एक जो हम विदेश में देखते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एक स्टेज पर आकर चर्चा करना, कोई नारेबाजी ना करते हुए चर्चा करना, ना ही कोविड में जब लोगों की जान बची तब कहीं पर पोस्टर बैनर लगाकर जैसे थैंक यू मोदी जी कई जगहों पर होता है वैसे थैंक यू ठाकरे कहीं पर आया नहीं। इन तमाम चीज़ों पर उन्होंने चर्चा की और इसके साथ ही साथ उनके जो कार्यकर्ता थे उन्हें टॉकिंग पॉइंट्स दिया कि आप इन मुद्दों को लोगों के बीच ले जाइए और लोगों को बताइए कि हमने पिछले 25 साल में क्या काम किया। अब क्या इसके वजह से वाकई फ़ायदा होगा, या फिर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुरुआत की गई है कि अगर वो सत्ता में नहीं आते हैं तो बांग्लादेशी आ जाएंगे, रोहिंग्या आ जाएंगे, खान मुंबई का महापौर बन जाएगा, उस पर लोग फोकस करते हैं। ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन चुनावों के बिगुल बजने के बाद एक अलग एक्सपेरिमेंट एक युवा नेता की ओर से किया गया है और उन्होंने कौन से ऐसे 7 मुद्दे थे जो आपके सामने रखे, उससे भी ज़्यादा मुद्दे रखे, लेकिन ये 7 जो थे ये बहुत महत्वपूर्ण लगे मुझे लगा कि इसके बारे में आपको बताना चाहिए। 1-1.5 घंटे का जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था या एक तरीके से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था, उसे कुछ मिनटों में आपके सामने मैंने लाने की ये कोशिश की है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। इसके साथ ही साथ अगर आपने अभी मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। हम आने वाले समय में मुंबई और महाराष्ट्र के कई जगहों से ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे उन मुद्दों पर जो शायद इन चुनावों में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। नमस्कार।